साध्वी देवयोगिनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो कि है सौंदर्य। जैसे कि आप जानते हैं सौंदर्य दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक सौंदर्य, कृत्रिम सौंदर्य। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्राकृतिक उपाय करने का समय किसी के पास नहीं है। सब शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं तो कृत्रिम साधनों का उपयोग करते हैं, जिससे कि शीघ्र ही हमारी त्वचा, शरीर सब व्यथित हो जाते हैं और उन चीज़ों से परेशान होकर हमारा शरीर जवाब देने लगता है, जिससे कि वो झुर्रियों में, दाग धब्बों में, पिगमेंटेशन आदि के रूप में उभरता है। तो आज हम आपको बताएंगे सौंदर्य के लिए और ख़ासकर चेहरे के सौंदर्य के लिए कुछ चीज़ें जिनसे आप इंस्टेंट बेनिफिट और कुछ लंबे समय तक वाले भी किए जाने वाले अभ्यास जिनसे आप प्राकृतिक सौंदर्य पा सकते हैं। हम प्रारंभ करेंगे सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार एक बल, ओज, तेज, ऊर्जा सब चीज़ें प्रदान करने वाला सर्वांगीण व्यायाम है। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के लिए सर्वप्रथम हम प्रारंभ करेंगे नमस्कार आसन से। दोनों हथेलियों को इस प्रकार जोड़ के नमस्कार आसन करें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, ऊर्ध्व हस्तासन। फिर धीरे धीरे सामने झुकते हुए करेंगे पाद हस्तासन। कोशिश करें कि आपका नाक घुटनों से लग जाए। धीरे धीरे लेफ्ट पैर को पीछे ले जाते हुए हम करेंगे अश्व संचालन आसन। फिर दूसरे पैर को भी पीछे ले जाके करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन से आगे की स्थिति में हम आएंगे साष्टांग आसन। इसमें आपके पैर के पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी ज़मीन पर लगी रहेगी, बाकी पूरा शरीर आपका हवा में उठा रहेगा। धीरे धीरे पूरे शरीर को नीचे टिका कर आएं भुजंगासन में। भुजंगासन से वापस करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन से आएंगे हम अश्व संचालन आसन में। अश्व संचालन आसन के बाद फिर से पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के बाद फिर से ऊर्ध्व हस्तासन। ऊर्ध्व हस्तासन के बाद नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार हमारे सौंदर्य के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके शरीर में जितने भी विषाक्त तत्व रहते हैं वो सारे पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो आप जितना अधिक पसीना बहाएंगे, जितना अधिक व्यायाम करेंगे, आपके शरीर के विषाक्त तत्व उतने ही बाहर निकलेंगे। तो हम इसका तीव्र गति से अभ्यास करेंगे ताकि शरीर का पसीना बाहर निकले और साथ साथ में विषाक्त तत्व, जिससे कि आप पा सकें प्राकृतिक सौंदर्य। तो इस प्रकार हमने किया तीव्र गति से सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आप इसे जितने अधिक तीव्र गति से करेंगे आप उतना ही पसीना शरीर से बाहर निकालेंगे। जितना पसीना बाहर निकालेंगे उतना ही आपके शरीर के विषाक्त तत्व बाहर निकलेंगे, उतना ही आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और जितना हम पसीना बहाएंगे उतना ही ज़रूरी है हमारे लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। अब जितना पसीना बाहर निकालेंगे शरीर को उतने पानी की आवश्यकता है, इसलिए दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ना अधिक ना कम। गर्मियों में दिन में कम से कम 12 गिलास पानी पिए और सर्दियों में कम से कम 8 गिलास। तो आइए अब हम करते हैं आगे के कुछ अभ्यास जिन्हें हम बैठ के करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं आपके चेहरे के सौंदर्य का सीधा संबंध है आपके पेट से। यदि आपके उदर में किसी भी प्रकार की समस्या है, इंडाइजेशन है, कब्ज है, गैस है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो आपके चेहरे पे निकल के आता है। यदि शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो वो भी आपके चेहरे पे इफ़ेक्ट करता है। कुछ लोग उपवास रखते हैं। उपवास में भी यदि समझदारी से उपवास रखा जाए तो ही वो फ़ायदा करता है, अन्यथा वात और कफ जैसे विकारों को तो उपवास दूर करता है, पर यदि अल्लड़पने से उपवास रखा जाए तो वो पित्त जैसे रोगों को बढ़ा भी देता है। इसलिए उपवास में भी ध्यान रखें कि आप सौंफ का पानी या फिर गेहूँ ज्वारा का पानी या फिर भस्म का पानी बीच बीच में पीते रहें। ऐसे फल खाएं जो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करें। अपने शरीर में पित्त बढ़ने से रोकें। वात, पित्त, कफ इन तीन त्रिदोषों का संतुलित होना बेहद ज़रूरी है।
चेहरे के सौंदर्य के लिए तीनों ही त्रिदोष, इन्हें तीनों को दोषों के नाम से जाना जाता है। यदि ये तीनों दोष संतुलित मात्रा में हो तो आपके चेहरे का सौंदर्य बना रहता है, अन्यथा आपके कुछ भी अव्यवस्थित होने से ये भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो पेट को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हम करेंगे कुछ आसनों का अभ्यास, जिससे कि हमारे चेहरे का सौंदर्य भी बरकरार रहे। आइए जानते हैं कुछ यौगिक अभ्यास। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार दंडासन में खोल दें, धीरे धीरे पीछे मोड़ते हुए वज्रासन में चले जाएं। वज्रासन में बैठकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस प्रकार बंद करें, अंगूठा अंदर, आपके अंगूठे का ये वाला हिस्सा यहाँ तक बाहर रहेगा। दोनों हथेलियों को नाभि के आसपास लगाएं, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़कर नीचे झुक जाएं। इस अभ्यास को 1-2 मिनट से बढ़ाकर 5 से 10 मिनट तक करें। यह आपके चेहरे को, सौंदर्य को तो अच्छा रखता ही रखता है, साथ ही पेट के विकारों को भी ठीक कर देता है। आपका पेट जितना स्वस्थ होगा, आपका चेहरा उतना ही चमकदार रहेगा। आइए अब जानते हैं हम दूसरा अभ्यास, जो कि पेट को ही स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। हम करेंगे पद्मासन में बैठकर योग मुद्रासन का अभ्यास। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन से दाहिने पैर को उठाकर बाईं जंघा पर रख दें, बाएं पैर को उठाकर दाहिनी जंघा पर रख देंगे। इस प्रकार नाभि के दोनों ओर हमारी पैरों की एड़ियाँ आ जाती हैं। ये हुआ पद्मासन। पद्मासन में ही योग मुद्रासन का अभ्यास किया जाता है। दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख के, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचते हुए सामने झुक जाएं। इस आसन का अभ्यास भी 1-2 मिनट से बढ़ाकर 5 से 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। इसी प्रकार आप मंडूकासन और योग मुद्रासन के द्वारा अपने पेट को स्वस्थ रख सकते हैं तथा पेट की तथा मुख की व्याधियों से निजात पा सकते हैं। आइए अब हम आगे जानेंगे किस प्रकार के प्राणायामों के अभ्यास से हम अपने शरीर तथा मुख के सौंदर्य को बरकरार रख सकते हैं। हम करेंगे सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम। हम तीव्र वेग से करेंगे ताकि हमारा मस्तिष्क उतना ही शांत हो। आप पाएंगे कि जितनी तीव्र गति से आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, उतना ही आपका मस्तिष्क शांत होता चला जाता है। यदि आप एक ओवर थिंकर हैं, अधिक सोचते हैं और इसका परिणाम आपके चेहरे पे उभर के आ रहा है, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे डार्क सर्कल्स, आंखें गड्ढे में धंसी जा रही हैं, चेहरे पे पिंपल्स, रिंकल्स होते जा रहे हैं, असमय में ही आप बूढ़े दिखते जा रहे हैं, बालों का असमय पकना हो रहा है, बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, तो आप जानते हैं इन सभी परेशानियों का कारण है आपका अतिरिक्त सोचना। यदि आप संयम में संतुलित सोचते हैं जितना आवश्यक है, तो आपका मन, शरीर सब स्वस्थ रहेगा और खासकर आपका चेहरा चमकेगा। जैसे बचपन में कोमल त्वचा और प्राकृतिक सौंदर्य होता है, उसी प्रकार आपका किसी भी आयु में प्राकृतिक सौंदर्य रहेगा। तो हमने ये जाना भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। अब हम जानेंगे संपूर्ण नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास। जितना आपके मस्तिष्क की कोशिकाएँ, तंत्रिकाएँ शांत रहेंगी, आप उतना ही स्वस्थ रहेंगे और उतना ही निखार चेहरे पे पाएंगे। आइए करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। दोनों हाथों से वायु मुद्रा का अभ्यास करके एक हाथ से नासिका के एक हिस्से को बंद करते हुए दूसरी तरफ से श्वास लेंगे, दूसरी तरफ से श्वास छोड़ेंगे, फिर जिस तरफ से श्वास छोड़ा हो उसी तरफ से फिर से श्वास लेंगे। ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से फिर से एक्सहेल करेंगे। इनहेल,
एक्सेल। इस तरह आप अनुलोम विलोम करके मस्तिष्कीय परेशानियों तथा चेहरे की सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आइए अब हम एक और समाधान जानते हैं मस्तिष्क को शांत रखने का, ताकि आप चेहरे पे पाएँ वही बच्चों जैसी नई ऊर्जा। हम करेंगे भ्रामरी उद्गीत का अभ्यास। भ्रामरी उद्गीत के लिए दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर धीरे धीरे उठाएंगे। पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर और कान अंगूठे से बंद करके भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे। उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम आपके मस्तिष्क को तो शांत करता ही करता है, आपके संपूर्ण शरीर को तनाव रहित करता है, आपके चेहरे पे प्राकृतिक सौंदर्य आता है। ये जो आप क्रिया अंतिम में करते हैं, कोई भी ध्यानात्मक अभ्यास के बाद इस प्रकार हाथों को घिसकर परस्पर घर्षण करके उसकी गरम गरम ऊष्मा को आँखों पर तथा मुख पर रखें। इससे आपकी आँखें भी स्वस्थ होती हैं तथा संपूर्ण मुख भी आपका तेज से, कांति से युक्त होता है। आपके चेहरे पे एक विशेष प्रकार की चमक आती है। अब हम जानेंगे शीतली और शीतकारी का अभ्यास। आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाने के कारण, पित्त के बढ़ जाने के कारण कई बार आपका चेहरा अस्वस्थ, ढीला ढीला, बेजान, दाग धब्बों से भरा हुआ दिखता है, जिसे ठीक करने के लिए हम आइए जानते हैं किस प्रकार करेंगे शीतली और शीतकारी का अभ्यास। शीतली प्राणायाम करने के लिए आप हाथों को किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में रख लें। उसके बाद अपनी जीभ को इस प्रकार फोल्ड करते हुए धीरे धीरे जीभ से श्वास अंदर खींचेंगे। इस प्रकार श्वास अंदर खींचने के बाद अपनी ठोड़ी को छाती से लगा लें। इसे कहते हैं जालंधर बंध। जालंधर बंध लगाने से आपकी कंठ की कोशिकाओं का संकुचन होता है। संकुचन यानी कि वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। उस वजह से आपने जितनी भी ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण किया है वो सारी आपकी मुख की कोशिकाओं को मिलती हैं, और आपकी मुख की कोशिकाओं को जितनी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा वे उतनी ही स्वस्थ और चमकदार और मजबूत होंगी। इस प्रकार कुछ सेकंड तक जालंधर बंध में रुककर वापस आएंगे। एक बार फिर से करेंगे हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास। जीभ को कुछ इस प्रकार से फोल्ड करते हुए जीभ से ही श्वास अंदर भरेंगे। इसमें ध्यान यह रखें कि आपने श्वास लिया तो मुख से है, पर श्वास जब बाहर निकालें तो नासिका से ही निकालें। आप दोनों नासिका से एक साथ भी श्वास छोड़ सकते हैं, या फिर दाहिनी नासिका को बंद करके अनुलोम विलोम की तरह बाईं नासिका से भी श्वास बाहर छोड़ सकते हैं। अब हम जानेंगे शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए जीभ को दांतों के पीछे लगाकर श्वास अंदर खींचें, इस प्रकार। फिर मुख को बंद कर लें और जालंधर बंध लगा लें। कुछ सेकंड इसी अभ्यास में रुककर पुनः नासिका को बंद करके दूसरी नासिका से श्वास छोड़ दें। इसी प्रकार शीतली और शीतकारी अभ्यास के द्वारा आप अपने शरीर में ठंडक
बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं अर्थात पित्त को संतुलित कर सकते हैं। आपके शरीर में पित्त जितना संतुलित रहेगा, आपको चेहरे की समस्याएं उतनी कम सामने आएंगी। और साथ ही साथ जैसे आपको बताया गया कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो आपका चेहरा, आपकी स्किन स्वस्थ रहेगी। अधिक मात्रा में भी पानी ना पिएं, क्योंकि अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर में एंजाइटी और आप आलस्य अधिक फील करते हैं। आपके शरीर के ऑर्गन्स पे ज़ोर ज़्यादा पड़ने लगता है, उसे डाइजेस्ट करने में, उसे अब्जॉर्व करने में। तो पानी ना अधिक मात्रा में पिएं ना कम मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। तो इस प्रकार हमने जाना प्राणायामों का अभ्यास प्राकृतिक सौंदर्य के लिए। आइए अब हम जानते हैं प्राकृतिक सौंदर्य के लिए खान पान में क्या क्या ध्यान रखें, क्या चीज़ें खाएं, क्या न खाएं। श्रीमद् भगवद गीता जी में 3 प्रकार का भोजन कहा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार के बारे में श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा गया है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु सत्व बलारोग्य अर्थात आयु को, सत्व को यानी कि सात्विकता को बढ़ाने वाले, बल और आरोग्य, आपके बल को बढ़ाने वाले और आरोग्य को बढ़ाने वाले। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, सुख को बढ़ाने वाले, परस्पर प्रीति को बढ़ाने वाले। इस सभी प्रकार के भोजन क्या कहे गए हैं? सात्विक भोजन कहे गए हैं। तो आप जब भी कुछ भोजन करते हैं, आप ये खुद महसूस कर पाते हैं कि किस प्रकार का भोजन करके आपके मानसिक और शारीरिक रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। रस्य यानी कि लिक्विड, रसीली चीज़ें जिनमें जितना फाइबर अधिक होता है। रस्या स्निग्धा, जो स्निग्ध चीज़ें होती हैं, चिकनी चीज़ें होती हैं। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया, जो आपके शरीर में अधिक समय तक टिक पाएँ। जैसे कि आप कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं कि आपके शरीर में अधिक समय तक पोषण नहीं रुक पाता है, तो ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर को पोषण अधिक देर तक बना के रखें। स्थिरा हृदया, जो आपके हृदय को प्रिय लगते हों। प्रिय का मतलब ये नहीं जैसे आजकल आप गोलगप्पा, बर्गर, चाट, ये सब चीज़ें प्रिय नहीं, जो आपके अंदर से आपको खा के भी अच्छा लगे, आपको मानसिक रूप से कोई परेशानी ना हो, आपके शरीर को भी प्रसन्नता हो और मन को भी प्रसन्नता हो। इस प्रकार के सभी भोजन सात्विक आहार कहलाते हैं, जिसमें कि आप जानते हैं दूध है, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, लिक्विड चीज़ें हैं, फ्रूट जूस हैं, अंकुरित हैं, या कोई भी आप सात्विक प्रकार का जो भी भोजन करते हैं, गीता जी में वही भोजन कहा गया। और आप खुद महसूस करते हैं कि जब आप इस प्रकार का भोजन करते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं। और इसके बाद कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता जी में राजसिक आहार के लक्षण। उसमें कहते हैं कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः। कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण और रूक्ष यानी कि तीखा, कड़वा, खट्टा और कसैला, इस सभी प्रकार के भोजन किस में आते हैं? राजसिक भोजन में। कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः, आपके शरीर में पीड़ा उत्पन्न करने वाले। आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा, इस प्रकार के आहार जो कि आपको दुख प्रदान करते हैं, आपको शोक उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार के भोजन राजसिक आहार कहे गए हैं। जिस प्रकार आप बाहर का डिब्बा बंद भोजन या फिर ठेले पे या कहीं भी खड़े होकर जो भी भोजन करते हैं, आप जानते हैं कि उसको खा के आपके शरीर में परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, तो जान लीजिए कि वो राजसिक आहारों में ही आता है। इसके बाद गीता जी में कहा गया है तामसिक आहार का लक्षण। श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा गया है यातयामं गतरसम पूति परिषितम चेत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामसप्रियम। यातयामं गतरसम यानी कि जो एक दिन पुराना हो गया हो, यानी कि जिसे बासी भोजन कहते हैं। गतरसम, जिसका रस चला गया हो, जिस प्रकार आप देखते हैं फ्रिज में रखे हुए भोजन का असली टेस्ट नहीं रह जाता है, तो वो भोजन भी करने योग्य नहीं होता है। यातयामं गतरसम पूति परिषितम चेत्, जो दुर्गंध युक्त हो या फिर जूठा हो। उच्छिष्टम पिचामेध्यम भोजनम तामसप्रियम, जो आपकी बुद्धि का हरण करने वाला हो, जिसको खाकर आपका मस्तिष्क सही से काम न करे। जिस प्रकार आप जानते हैं मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें शरीर में हिंसात्मक वृत्ति को बढ़ाने वाली होती हैं। शरीर के साथ साथ ये चेहरे पे भी अच्छा प्रभाव नहीं करती। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब मनुष्य के खाने के लिए नहीं बनाई गई हैं। मांस, मदिरा आदि आपके शरीर के लिए सुपाच्य नहीं होते, जिसका असर आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई पड़ता है। आप असमय ही बीमार पड़ने लगते हैं, आपके चेहरे पे दाग धब्बे आने लगते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य धीरे धीरे खत्म होता जाता है। एक बार सौंदर्य खो देने के बाद 100 उपाय करने से भी वह वापस नहीं आ पाता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता जी में विधान किया गया है तीनों प्रकार के भोजन का, जिसमें से कि बताया गया है कि सात्विक आहार मनुष्य के लेने योग्य है। मनुष्य सात्विक आहार करे तथा अपने शरीर तथा चेहरे के सौंदर्य को बनाए रखें। तो इस प्रकार हमने जाना कि हम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए क्या क्या चीज़ें खाएं और क्या न खाएं। इसके लिए पहले ही आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के अनुसार तामसिक और राजसिक आहार के बारे में बताया गया है।
उनमें जितने लक्षण बताए गए हैं उस प्रकार का भोजन बिल्कुल भी ना करें, किसी के कहने से भी ना करें। कई बार मनुष्य सहयोग में साथ साथ में कुछ चीज़ें खा पी लेता है, इसलिए उनसे भी बचें। और साथ ही साथ जिस प्रकार का भोजन आजकल प्रचलित है, जैसे कि डिब्बाबंद भोजन, प्रोसेस फूड, जंक फूड, तली भुनी खट्टी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि आपके शरीर में जितना एक्स्ट्रा ऑयल जमा होगा, जितना ट्रांस फैट जमा होगा, जितने विषाक्त तत्व जमा होंगे, वो सारे आपके चेहरे के थ्रू उभर के आएंगे और उनके फिर दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, सब चीज़ें आपके चेहरे को ख़राब करके रख देंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्राकृतिक भोजन करें, प्राकृतिक आहार अपनाएं और अपने चेहरे को तथा शरीर को स्वस्थ रखें। तो आइए अब हम जानते हैं मुख पे प्रयोग किए जाने वाले कुछ उपाय, जिन्हें कहते हैं होम रेमेडी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुल्तानी मिट्टी में चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक तत्व पाए जाते हैं। तो चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं और उसके सूखने से पहले ही उसे हटा दें, क्योंकि वो सूखने के बाद चेहरे के तेज को नष्ट करने में भी काम आता है। तो आप मुल्तानी मिट्टी का लेप जब भी लगाएं, उसका पूरा सूखने से पहले उसे चेहरे से साफ़ कर लें और कोशिश करें कि आप गुनगुने पानी से किसी भी लेप को चेहरे से हटाएं। और एक जनरल सा उपाय, जो कि सामान्यतः आपकी रसोई में ही चीज़ें पाई जाती हैं, उसे भी आप अपने प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि गाय के दूध में आप घी मिला के पिएँ, उससे शरीर में शीतलता भी बनी रहती है और शरीर ऊर्जावान रहने के साथ साथ चमक भी आती है। आप गाय के दूध में हल्दी मिलाकर पिएँ, उससे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट तत्व बढ़ते हैं तथा चेहरे पे चमक आती है। इसी के साथ साथ गाजर, चुकंदर, आंवला जूस पीने से आपकी आंखें तो स्वस्थ रहती ही हैं, हीमोग्लोबिन तो बढ़ता ही है, पर आपके मुख पे एक आकर्षक सौंदर्य उभर के आता है। जितना आपका शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, आपके शरीर की कोशिकाएं उतनी स्वस्थ रहेंगी। तो इस प्रकार के जूस को पीने से, जो कि आपका मिश्रण है गाजर, चुकंदर और आंवला, इससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। आंखों के साथ साथ आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होने से आपके चेहरे का प्राकृतिक सौंदर्य उभर कर आएगा। आप जैसे जानते हैं पिगमेंटेशन, आपके चेहरे पे पिंपल्स के दाग धब्बे रह जाते हैं, उसके लिए आप एक उपाय करें। एलोवेरा, हल्दी, नीम का पेस्ट और मुल्तानी मिट्टी, इन चारों को मिलाएं, चेहरे पे लगाएं और धूप में बैठ जाएं। आधे घंटे तक इस पेस्ट को चेहरे पे रखने के बाद धुल लें। इससे आपके चेहरे के पिगमेंटेशन पूरी तरह साफ़ हो जाएंगे। आप बेसन के उपटन का प्रयोग कर सकते हैं और बेसन के साथ दही और हल्दी को मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के औषधीय और घरेलू उपाय करके आप चेहरे को बालकों जैसी सौम्यता और दिव्यता से प्रकाशित कर सकते हैं। तो आइए अब अंत में जानते हैं प्राकृतिक सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए और खोए हुए सौंदर्य को पुनः पाने के लिए कुछ प्राकृतिक चिकित्साएं। आप इसके लिए अभ्यास कर सकते हैं जल नीति का, सूत्र नीति का। जल नीति और सूत्र नीति से आपकी नोस्ट्रिल की सारी सफाई होकर आपके ऊर्ध्व जत्रु यानी इसे कहते हैं कॉलर बोन को, कॉलर बोन से ऊपर वाले जो भी आपके अंग हैं उनको स्वस्थ रखता है। और ये जितने स्वस्थ रहेंगे उनमें श्लेष्मा, पित्त जितना कम रहेगा, आपका चेहरा उतना स्वस्थ रहेगा और उतने चेहरे की समस्याएं कम होंगी। जल नीति, सूत्र नीति के साथ साथ आप कर सकते हैं वमन, विरेचन, एनिमा और शंख प्रक्षालन आदि सभी चीज़ें आपके शरीर तथा मुख के सौंदर्य को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होती हैं। वमन आपके अंदर के आमाशय के पित्त को बाहर निकालता है। इसी प्रकार आगे की क्रियाएं भी अलग अलग अंगों को शुद्धि करती हैं। आपके शरीर के अंग जितने स्वस्थ रहेंगे, आपका चेहरा भी उतना ही चमकदार होगा। इसी के साथ साथ हम जानते हैं मड थेरेपी के बारे में, जिसे कि मिट्टी चिकित्सा कहते हैं। आप अपने शरीर पे, संपूर्ण शरीर पे मिट्टी का लेप लगाकर आधे घंटे तक धूप में बैठ जाएं और ये आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को खींचकर बाहर भी निकालता है तथा आपके शरीर को, मुख को वही पुनः सौम्य और सौंदर्य प्रदान करता है। तो देखा आपने किस प्रकार यौगिक अभ्यासों से यानी कि आसन और प्राणायाम से आप बेहद ही सरल तरीके से प्राकृतिक सौंदर्य को पा सकते हैं और खोया हुआ सौंदर्य भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज के सत्र को पूर्णता प्रदान करते हैं। फिर इसी तरह के किसी नए विषय को लेकर आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।